अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरा पाथवे कौन सा है, लेक्टिन। इसको भी हम साथ ही देख लेते हैं। लेक्टिन जो है इसको हम मेनोज बाइंडिंग जो पाथवे ये भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है मेनोज बाइंडिंग लेक्टोग्लोब्युलिन्स इन्वॉल्व होते हैं। ग्लोब्युलिन्स, मेनोज बाइंडिंग लेक्टोग्लोब्युलिन्स क्या करते हैं, ये एक्ट करती हैं एज अ प्रोटीएज। प्रोटीएज एक्ट करती हैं तो क्या करती हैं, C2 और C4 की जो है इसको एक्टिवेट करवा देती हैं। C2 और C4 की जब एक्टिवेशन हो जाती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, C3। ये वाला पाथवे कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए C2 और C4 की कन्वर्टेशन, यहाँ पे C1 जो है प्रोटीएज एक्ट कर रहा था, यहाँ पे जो मेनोज बाइंडिंग ग्लोब्युलिन्स हैं वो प्रोटीएज के तौर पे एक्ट करेंगी और C4 और C2 और C4 की एक्टिवेशन करवा देंगी और देन ये यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। ये C3 कन्वर्टेज बन जाएगा। C3 कन्वर्टेज जो है वो C3 को C3A में और C3B में कन्वर्ट कर देगा। अब C3A C3B और जो हमारे पास C4B बन गया है, C3A C3B और C4B जो है ये C5 कन्वर्टेज के तौर पर एक्ट करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे C5 को C5A C5B में और देन यही कम्प्लेक्स मैग कम्प्लेक्स बनेगा और लाइसिस हो जाएगी। ठीक है, और अब हमारा जो है एक और नेक्स्ट पाथवे जो है वो रह गया है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। उसको भी देख लेते हैं साथ ही। अल्टरनेटिव पाथवे में अच्छा, इसका एक बेनिफिट ये होता है कि लेक्टिन पाथवे जो होता है ये इमीडिएट होता है, क्योंकि इसमें जो है एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं होगी, नो एंटीबॉडी इन्वॉल्वमेंट नहीं है लाइक क्लासिकल पाथवे की तरह। ठीक है, तो ये इमीडिएट होता है। और इसी तरह अगर हम अल्टरनेटिव पाथवे की बात करें तो इसमें भी कोई एंटीबॉडी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई जो लेक्टिन पाथवे मेनोज बाइंडिंग लेक्टोग्लोब्युलिन्स इन्वॉल्व नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोब है वो डायरेक्टली ही जो है वो एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, डायरेक्टली माइक्रोब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इसमें क्या माइक्रोब के पास लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। लिपोपॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन जो कि डायरेक्टली एक्टिवेट कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, डायरेक्टली एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब क्या होता है कि हमारे पास होती है C3B और एक होता है फैक्टर B। ठीक है, फैक्टर B और C3B। अब हमारे पास माइक्रोब आएगा कोई भी, वो आके क्या C3B और फैक्टर B के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब लेट्स सपोज ये माइक्रोब है, ये C3B है और ये फैक्टर B है। ठीक है, ये इनका कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर आके फैक्टर जो D है वो एक्ट करेगा। फैक्टर D जो है वो एक्ट करेगा एज अ प्रोटीएज। एक्टिवेशन करवानी है ना, तो प्रोटीएज के तौर पे एक्ट करेगा इसके ऊपर और क्या कन्वर्जन हो जाएगी, C3B बन जाएगा और BB बन जाएगा। ठीक है, BB बन जाएगा और देन ये पाथवे वैसे ही कंटिन्यू करेगा जैसे हमने पीछे पढ़ा, वही मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स तक। ठीक है, और ये भी जो है एक्टिवेट होता है अर्ली, और इसमें भी क्योंकि एंटीबॉडी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये भी जो है वो जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, अनलाइक जो एंटीबॉडी मीडिएटेड क्लासिकल पाथवे। अब हम देख लेते हैं कि इसकी रेगुलेशन कैसे होती है। जो रेगुलेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है कि C1 इनहिबिटर। हमने C1 इनहिबिटर कहाँ पढ़ा, हमने C1 इनहिबिटर यहाँ पढ़ा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये वाला जिसने कम्प्लीमेंट की जो है वो उसने एक्टिवेशन करवानी थी, कम्प्लीमेंट की फिक्सेशन करवानी थी क्लासिकल पाथवे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है C1 इनहिबिटर रेगुलेशन करवाता है क्लासिकल पाथवे की। अब देखो, जब C1 इनहिबिटर होगा वो C1 को इनहिबिट करेगा, तो जब C1 ही एक्टिवेट नहीं होगा देन C2 C3 अगर फर्दर प्रोटीन्स ही एक्टिवेट नहीं होंगी, मैग कम्प्लेक्स ही नहीं एंड पे बनेगा, तो हमारे पास कम्प्लीमेंट सिस्टम की रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है कि कम्प्लीमेंट सिस्टम एमी हर टाइम ही एक्टिवेट ना रहे, जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को ही डैमेज करता रहे। इसकी फिर रेगुलेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि इसके जो है एग्जैगरेटेड एक्टिवेशन ना होती है, तो इसके लिए फिर चेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चेक पॉइंट तो यही होगा कि C1 इनहिबिटर C1 को इनहिबिट कर रहा है ये कोई चीज़, तो वही एक्टिवेट नहीं होगा देन कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, तो अब C1 एक्टिवेट कब होगा,
अब इसके लिए एक थ्रेशोल्ड होता है कि उस थ्रेशोल्ड से जब ये थ्रेशोल्ड ज़्यादा हो जाएगा देन जो है वो C1 की एक्टिवेशन हो जाएगी। अब वो थ्रेशोल्ड क्या है? वो थ्रेशोल्ड है एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है? एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस अगर बहुत थोड़े बन रहे हैं तो हमारे पास जो है वो C1 एक्टिवेशन नहीं होगी, C1 इनहिबिट ही रहेगा। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो गए हैं तो इसने क्या करना है, इसने C1 को एक्टिवेट कर देना है और देन हमारे पास फिर वो कम्प्लीमेंट पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, जो अल्टरनेटिव पाथवे है उसकी रेगुलेशन कैसे होती है। अल्टरनेटिव पाथवे की रेगुलेशन हम देख लेते हैं। हमने कहा था कि C3b जो है वो बाइंड करता है किसके साथ, C3b जो है वो हमने यहाँ पे पढ़ा, जो C3b है हमने अल्टरनेटिव पाथवे में फैक्टर बी के साथ बाइंड कर रहा होता है ना, C3b और फैक्टर बी का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो इसके ऊपर क्या आके एक्ट करेगा, एक फैक्टर जो है प्रोटीज। अच्छा, हमारे पास अल्टरनेटिव पाथवे में हमने देखा था कि C3b और फैक्टर जो बी है उसका जो है वो कॉम्प्लेक्स बना था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, जो C3b है और इसके साथ फैक्टर होता है फैक्टर H, वो बाइंड कर जाता है, ठीक है। और इन दोनों को जो है वो फैक्टर आई जो है वो डिग्रेड कर रहा होता है, फैक्टर आई इस कॉम्प्लेक्स को डिग्रेड कर रहा होता है, जिसकी वजह से C3b और जो फैक्टर बी है इसका कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, ठीक है। तो पाथवे की एक्टिवेशन नहीं होती। फैक्टर आई जो कॉन्टीन्यूस इसको डिग्रेड करते जाएगा और इसके C3b के फैक्टर बी के साथ जो है वो बाइंडिंग नहीं होगी और पाथवे आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। तो इस तरह इसकी रेगुलेशन होती है जो हमारे पास अल्टरनेटिव पाथवे है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि लाइसिस करवा देता है। अब ये क्या हो सकता है कि ये लाइसिस एक्सेस लाइसिस हमारे टिश्यूज़ में भी करवा सकता है, तो इसको भी रेगुलेशन के लिए भी हमारे पास होता है डिकेइंग एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है। डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर होता है इसका नाम, डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, डैफ भी इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, ये इस मैक की जो फॉर्मेशन है इसको इनहिबिट करता है ताकि हमारे पास मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा ना बने और टिश्यू की लाइसिस ना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए इसका क्या होता है कि ये C3b और C4b के साथ बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास नो C3 कन्वर्टेज भी नहीं बनेगा और C5 कन्वर्टेज भी नहीं बनेगा। जब C3b और C4b नहीं होंगे तो ये कन्वर्टेज भी नहीं बनेंगे और हमारे पास एंड रिजल्ट में क्या होगा कि मैक कम्प्लेक्स फार्मेशन भी नहीं होगी और लाइसिस भी नहीं होगी। तो इस तरह इसकी जो रेगुलेशन है हमारे पास रेगुलेशन कम्प्लीमेंट सिस्टम की 3 पॉइंट्स पे है। एक C1 इनहिबिटर है जो कि C1 को इनहिबिट कर रहा है और आगे पाथवे कंटिन्यू करेगा। एक हमारे पास है कि C3b और फैक्टर H का कॉम्प्लेक्स बन गया है जिसकी वजह से जो C3b और फैक्टर B जो है वो कंबाइन नहीं कर पा रहा और हमारे पास आगे पाथवे कंटिन्यू नहीं हो रहा। एक है हमारे पास मैक जो है लाइसिस करवा रहा था, उसको जो डैफ है वो इनहिबिट कर रहा है जिसकी वजह से मैक की फार्मेशन नहीं हो रही और लाइसिस नहीं हो रही। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट जो है इसकी रेगुलेशन होगी, ठीक है। जो रेगुलेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर देखना है।